So let's talk so far what we discuss. Okay, तो हमने ये देखा था एसी सर्किट होता क्या है, और इसमें हमने देखा था हाउ टू मेजर द अल्टरनेटिंग करंट, और एवरेज करंट क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर करंट क्या होता है, और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। देन हमने फेजर डायग्राम देखा, और ये देखा कि रेजिस्टेंस को सिर्फ हम अगर एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। उसी तरह से जब हम सिर्फ कैपेसिटर को यदि एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे देन व्हाट हैपन। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि अगर सिर्फ इंडक्टर को यदि हम लोग एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। एंड देन आफ्टर हमने तीनों ही एलिमेंट को, रेजिस्टेंस कैपेसिटर को और ये जो इंडक्टर है उसको हमने सोर्स के साथ कनेक्ट किया था, एसी सोर्स के साथ, और फिर इसका एनालिसिस किया था। और फाइनल एनालिसिस में हमें ये मिला था कि यदि हम लोग, अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है आर, और हमने कैपेसिटर लिया, और ये हमारे पास इंडक्टर है, और इसको हमने एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। सो इफ एट स्टडी स्टेट, हमने कहा था एट स्टेट स्टडी स्टेट का मतलब हमने देखा था कि जब ये सभी जो हो जाएगा स्टडी स्टेट में, ने यही देखा था यहाँ पर। स्टडी स्टेट का मतलब क्या था, कहाँ गया स्टडी स्टेट, हाँ, कि जो वेरिएशन होगा पैरामीटर्स का, सभी पैरामीटर मतलब जितने भी पैरामीटर्स होंगे, मींस वोल्टेज, करंट, उन सभी की फ्रीक्वेंसी और सभी एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज का वेरिएशन है वो सभी की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ये हो गया पॉइंट ए, और बी, और ये बोला मैंने सी, और ये डी। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वी आर, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वी सी, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वी एल, इन सभी के अक्रॉस वोल्टेज का जो वेरिएशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी और जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, लेट सपोज मैंने जो सोर्स लगाया वो उसका वोल्टेज V इक्वल टू वी नोड साइन ओमेगा टी प्लस ओनली ओमेगा टी है, लेट सपोज ओनली ओमेगा टी है। तो इसके अंदर करंट होगा आपका, तो करंट जो हमने निकाला था, मतलब हमने ये वोल्ट, मैंने ये बोला था कि दिस वोल्टेज जो हम सोर्स का वोल्टेज अप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। और मैंने ये भी कहा था कि दिस इज अ स्केलर, एक्चुअली वोल्टेज इज स्केलर, बट बिकॉज ये फ्लैक्चुएट कर रहा है, चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो अगर इसको हम फेजर डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे कि इसके अक्रॉस वोल्टेज का किस तरह से फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसके अक्रॉस किस तरह से वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है, सो दीज ऑल बिहेव लाइक व्हाट वी से दैट इट्स ऑल बिहेव लाइक अ वेक्टर्स, ऑल बिहेव लाइक अ वेक्टर्स ऑन द फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम के ऊपर वेन एवर दिस विल बी फ्लक्चुएट। और यहां पर हमने बोला था कि करंट जो हमें मिलेगा आई, जो मिलेगा दैट इज इक्वल टू आई नोड, मीन्स करंट यहाँ पे जो मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड आई नोड साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगा। फाई जो है वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस है। और यहां पर हमने ये देखा था कि जो आई नोड होगा, जो इस सर्किट के अंदर करंट का एम्पलीट्यूड होगा वो होगा वी नोड अपॉन जेड, वेयर जेड क्या कहलाता है, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, जेड इज इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। और ये हमने कैलकुलेट किया था रूट ओवर
आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर व्हेन एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। इस पे जेड पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वेदर एक्सी इज ग्रेटर देन और एक्सएल, क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पर। सो ये इसका इस चीज से इसके ऊपर कोई फर्क, इंपिडेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ फेज पे पड़ेगा। हमने यहाँ पे देखा था ये फाई जो फेज डिफरेंस है, फाई इक्वल टू हमने निकाला था टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। ये तब कह सकते हैं जब एक्सी बड़ा होगा एक्सएल से, और ये आप कभी भी कह सकते हो चाहे एक्सएल बड़ा है एक्सी से, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बड़ा है तब भी, क्योंकि ये दोनों केस में सेम रहेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, बट फेज पे फर्क पड़ेगा। फाई टेन वर्स एक्सएल माइनस एक्सी करना पड़ेगा आपको यहां पर, यदि एक्सएल बड़ा हो जाएगा एक्सी से तो। और फिर इसमें हमने ये चीज देखा था, ये है इम्पिडेंस, दैट इज कॉल्ड इम्पिडेंस, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। और एक टर्म और देखा था जैसे हम लोग कॉस फाई कहते थे, इट इज कॉल्ड पावर फैक्टर, इट इज कॉल्ड पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। और हमने देखा था ये एवरेज पावर जो हमको सर्किट में मिलेगा, एवरेज पावर, एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर अगर निकालना होगा तो इंस्टेंटेनियस पावर होगा P इक्वल टू V इंटू आई, मीन्स दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों क्वांटिटी को, तो वी गेट इंस्टेंटेनियस पावर, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो पावर होगा, जो डिसिपेशन हो रहा होगा पावर का थ्रू द रेजिस्टेंस, और जो ये सोर्स से पावर डिलीवर हो रहा होगा इनको। बट अगर मैं एवरेज पावर निकालूंगा तो एवरेज पावर जो मिलेगा मुझको ऑन द एवरेज, the source generate source supply the power, or you can say that power is dissipated by resistance, because कैपेसिटर और इंडक्टर की वजह से कोई भी पावर का डिसिपेशन नहीं होता, क्योंकि these are इनमें जो इसमें जो वोल्टेज होगा और करंट जो होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा और करंट होगा, उनमें फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता था इन दोनों में। तो इसीलिए इसमें हमने देखा था कि कोई भी पावर का डिसिपेशन, एवरेज पावर डिसिपेशन विल बी जीरो, बट हेयर देयर विल बी पावर डिसिपेशन, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और करंट सेम फेज में था। तो पावर डिसिपेशन ये निकाला था हमने वी नोड बाय वी नोड आई नोड बाय 2 cos phi, और यू कैन से वी नोड बाय रूट टू इंटू आई नोड बाय रूट टू इंटू cos phi, और इसी को हम लोग लिखते हैं वी आर एम एस into IRMS into cos phi. So this is the things that we discussed. इसमें कोई दिक्कत है किसी को, कुछ भी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, sir. ओके, सो आज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। नाउ द टॉपिक इज रेजोनेंस। ओके, उससे पहले एक चीज और रह गया कि एक्चुअली में जो ये हम लोग रेडियो वगैरह में जो फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं, मीन्स आप देखोगे रेडियो के अंदर जो है, जैसे कि एक रेड एफएम है, रेड एफएम पे उसका आई डोंट नो, याद नहीं फ्रीक्वेंसी, 93.5 कहते हैं या 93.7 या 8 है कुछ। तो इतने हर्ट्ज के ऊपर यदि आप अपने डिवाइस को सेट करते हो, अपने डिवाइस को सेट करते हो, देन आपको उस चैनल के ऊपर गाना सुनाई पड़ेगा, मीन्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर। उसी तरह से आपका ये पहले वाला अगर टीवी देखोगे, तो पहले जो बहुत पुराने टीवी होते थे, तो उसमें ऐसे करके लगा होता था, एक एक गोल सा होता था, वो शायद तुमने देखा भी नहीं होगा आई थिंक, और यहाँ पे इसको घुमाने वाला लगा होता था, ऐसे करके घुमाते थे, यूं करके घुमाते थे, और चैनल सेट करते थे। पहले दो ही चैनल आते थे, नेशनल और एक और था, तो दो दो अलग अलग चैनल था, बट इसको घुमाना पड़ता था, इसको घुमाना पड़ता था। या ओल्ड रेडियो देखोगे, ओल्ड ओल्ड बहुत पुराने रेडियो जो होते थे, उसमें भी ऐसे ही होता था, बहुत पुराने रेडियो, बहुत पुराने, उसमें एक घुमाने वाला होता था, घुमाते थे उसको, और उससे चैनल को सेट करते थे।
तो ऐसे ही अगर अब नहीं है तो फिर भी हम मोबाइल में जब भी गाना सेट करने की कोशिश करते हैं, देन हैव टू सेट दिस फ्रीक्वेंसी, मींस तभी मुझको इस चैनल के ऊपर गाना सुनाई पड़ेगा। सो 93.5 हर्ट्ज मींस व्हाट, कि एक्चुअली में जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है या जो भी चीजें, ये कम्युनिकेशन का काम है, ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है, तो जो भी सिग्नल जनरेट किया जाता है उस स्टेशन से, पहले तो जो भी है वो इमेज के फॉर्म में आपका कैमरा जो है कैप्चर करता है, देन उस इमेज को वो फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और उसी के अंदर ही ये एलसीआर सर्किट लगा होता है। ये एलसीआर सर्किट लगा होता है उसी कैमरा कैमरा पहले क्या किया स्टेप है ये, कि सपोज कोई भी सॉन्ग है, सपोज रेडियो रेडियो पे सॉन्ग बजते हैं बेसिकली, तो होता क्या है कि वहां पर साउंड को साउंड को साउंड को अगर कोई बात कर रहा है, साउंड को पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर उसी वहां पर उस स्टेशन पे उस जो डिवाइस होगा उसके अंदर एलसीआर सर्किट लगा होता है। फिर वो डिवाइस जो है इस साउंड को, जब हम साउंड को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, सो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की खुद की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, मींस दिस इज द सोर्स, है ना, दैट साउंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सोर्स, और इसकी खुद की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज ओमेगा, और इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये आपका सर्किट काम कर रहा होगा सोर्स के पास, LCR सर्किट, एंड देन इट जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रो रेडियो वेव्स रेडियो वेव्स, और ये फिर मीडियम के थ्रू होते हुए, एयर वगैरह होते हुए, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग बहुत सारे पर्सन है जिनको ये सुनना है, तो बहुत सारे पर्सन है ऐसे करके, तो सबके पास जैसे मोबाइल में गाना सुनना है, तो मोबाइल में क्या होता है कि ऐसे ही LCR सर्किट लगा होता है, तो हम क्या करते हैं वहां से फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं कि हमारा डिवाइस जो है इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करे, इस फ्रीक्वेंसी पे जैसे हमारा डिवाइस वर्क करना, क्योंकि हमारे डिवाइस में भी LCR सर्किट लगा होता है, सो वी एक्चुअली प्रोवाइड सम काइंड ऑफ इनपुट, ओके, तो हमारा डिवाइस भी इसी फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है, और जैसे इस फ्रीक्वेंसी पे आता है देन क्या होता है कि जो सोर्स एमिट कर रहा है जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर सिग्नल्स, उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपके पास रिसीवर्स हैं, रिसीवर, दिस इज द रिसीवर, दिस इज द सोर्स, सो उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसको मिल रहा है। वो तभी हो पाएगा जब सोर्स और रिसीवर, जो सोर्स और रिसीवर है उन दोनों के डिवाइस की फ्रीक्वेंसी सेम हो। आया बात समझ में? दोनों, अगर जो सोर्स है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, दैट्स व्हाई आई एम डीलिंग दिस थिंग, कि सोर्स का जो डिवाइस है जिससे वो गाना प्रोड्यूस कर रहा है या फिर कुछ भी इलेक्ट्रिकल जो भी ये वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसका डिवाइस काम कर रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर रिसीवर का भी डिवाइस जिसमें वो गाना सुनेगा वो वर्क करना चाहिए, और दोनों में LCR सर्किट लगा होता है, दोनों में LCR सर्किट लगा होता है, तो वो जब दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, दोनों के डिवाइस का फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, देन ही कैन रिसीव द दिस सिग्नल्स, और फिर वो गाना सुन पाएगा, अदरवाइज नहीं सुन पाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम इस बात में? ठीक है। No, sir. यस, सेम टू सेम जो अभी हो रहा है, यहां से मैं कुछ बोल रहा हूं, वो जो क्या हो रहा है कि ये जो आवाज है उस आवाज को सिग्नल, और जो तुम पिक्चर देख रहे हो इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है लैपटॉप, ठीक है, एंड देन ओवर द इंटरनेट बहुत सारे अंदर डेप्थ है, बट फिलहाल यही कॉन्सेप्ट है मेनली। सो अब और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि रेडियो वेव जो है वो मीडियम के थ्रू जाएगा, तो मीडियम के थ्रू जाएगा, तो मीडियम जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर देखना, मैंने जो भेजा था उसमें मैंने बताया है, तो रेडियो वेव जब वो मीडियम के थ्रू प्रोपोगेट करेगा, देन आल्सो मीडियम अफेक्ट दिस वेव, मीडियम भी इस वेव को इफेक्ट करता है, तो जो वेव की फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो मीडियम है अगर वर्क करता है, देन देन मींस मीडियम जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करेगा और जो ये वेव है और सभी की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तभी जो है ये चीज हो पाएगा।
मींस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि यहां से दैट इज द व्हाट रेजोनेंस, एक्चुअली रेजोनेंस ये इसी चीज के ऊपर रेजोनेंस काम कर रहा है। रेजोनेंस का मतलब क्या है यहां पर, अगर हम इसको समझें कि वी हैव अ सोर्स, दिस इज द मेनी एलिमेंट्स, हमारे पास ये कई सारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटेंस लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, और ये मेरा सोर्स है। तो अगर मैं कहता हूं इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी, मैं कह रहा हूं सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर इस एलिमेंट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगा, इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगा, मींस ये इसके साथ कब ट्यूनिंग, रेजोनेंस का मतलब क्या है, ट्यूनिंग बनाना। आप मेरे से अभी क्यों चीज समझ पा रहे हो, क्यों मैं आपको समझा पा रहा हूँ चीजों को, बिकॉज आपकी ट्यूनिंग मेरे साथ बनी हुई है। कैसे बनी ट्यूनिंग, कि जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जिस चीज जैसे मैं समझाना चाह रहा हूं वैसे आपका दिमाग इंटरप्रिटेट कर रहा है चीजों को। मींस जो भी मैं सिग्नल्स या जो भी मैं इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा हूं वो आपका दिमाग इंटरप्रिटेट कर रहा है। मींस मेरा दिमाग और आपका दिमाग सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहा है। अगर दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करा तो जो मैं यहां से इंफॉर्मेशन जनरेट करूंगा वो आप तक रिसीव ही नहीं होगा, आप उसे रिसीव ही नहीं कर पाओगे। सेम टू सेम यहां पर है कॉन्सेप्ट कि ये सोर्स है, ये सोर्स जो जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर यहां पे ये वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर इस वो फ्रीक्वेंसी, ये वाला जो ओमेगा वाला फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी यदि इसकी नेचुरल, इस सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होता है, एलिमेंट के साथ एसोसिएट होता है कि इन जो ये रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ये हर एक सिस्टम का अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। अगर उसके साथ मैच करेगा देन वी हैव देन वी हैव a maximum current into the circuit, maximum current into the circuit, and that condition is known as resonance. Means system की frequency, this is the system our, this is the resistance, capacitance and inductor is our system, and this is the source. So when the frequency, source frequency match with the natural frequency of the system, natural frequency of the system, then we say that the current in the circuit is maximum, current in the circuit is maximum. A current maximum means that there is a occurrence of resonance, there is a occurrence of resonance. एक और एग्जांपल समझते हैं, इस इसमें कोई दिक्कत अभी तक जो बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. यस, ओके। जैसे कि आप अगर देखोगे अर्थक्वेक का एग्जांपल लो, अर्थक्वेक का एग्जांपल लेते हैं, तो अर्थक्वेक में क्या होता है कि दिस इज द, सपोज यू हैव बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है आपकी और ये अर्थ पे बना हुआ है, तो अर्थक्वेक जब आएगा तो क्या होगा कि अर्थ के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, अर्थ के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, वाइब्रेशन हाँ वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, डिस्टरबेंस हुआ ना, सो दैट अर्थ इज वाइब्रेटिंग एट सम फ्रीक्वेंसी, है ना। कहते हैं ना कि 5 स्केल पे आया था अर्थ को, 6 4 पे आया था, हाँ, इस तरह से। तो अब ये जो बिल्डिंग है ये टूटेगा कब, कंडीशन क्या है, टूटेगा कब, तो जब नीचे से ये चीज फ्लक्चुएशन अकर हुआ तो क्या होगा, ये बिल्डिंग भी फ्लक्चुएट करेगा, अर्थक्वेक पे ये भी बिल्डिंग भी फ्लक्चुएट करेगा, घर हिलने लगते हैं ना, ये हिलने लग गया, ये हिलने लग गया। तो जैसे ये हिलना स्टार्ट हुआ तो अब ये, अभी सोर्स जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है वो इसके साथ वाइब्रेट कर रहा है, बट ये टूटेगा कब, अब ये जो घर बना हुआ है, घर जो बना हुआ है, घर जो बना हुआ है, इसकी, इस घर का खुद का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, है ना। जैसे हमने देखा था कि अगर हमारे पास ये रॉड है और यहाँ पे ये ब्लॉक हमने लगा रखा है, ठीक है, और मैंने इसको स्प्रिंग ब्लॉक से रिप्लेस कर दिया था, और मैंने कहा था इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा एन, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई एम, एंड द के डिपेंड अपॉन स्प्रिंग, एम डिपेंड अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक। मींस ये जो के है वो डिपेंड कर रहा है जो आपके पास सिस्टम है उस, ये के क्या है, इसको के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, और स्टिफनेस इज कॉल्ड स्टिफनेस, इज कॉल्ड स्टिफनेस। तो ये डिपेंड करेगा किस टाइप का आपका सिस्टम है, किस टाइप का सिस्टम है, तो ये सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, के डिपेंड ऑन सिस्टम, एम इज ऑल्सो मास ऑफ द सिस्टम, सो द नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द सिस्टम, कि आप किसके बारे में स्टडी कर रहे हो। इन अ सेम मैनर दिस इज द
योर सपोज बिल्डिंग, ठीक है, सो इट मेड फ्रॉम सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल, है ना। तो जब ये होगा क्या कि इसकी खुद की अपनी फ्रीक्वेंसी, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी जिसके ऊपर ये वाइब्रेट कर सकता है। अब जो ये अर्थ है इट बिकम अ सोर्स हु प्रोड्यूस द वाइब्रेशन, so the frequency of the earthquake is matched with the natural frequency of your house, sorry not house not house, building, ओके। तो बिल्डिंग के साथ मैच कर जाएगा, बिल्डिंग के जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ अगर मैच कर गया, देन व्हाट हैपन, द वाइब्रेशन, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन बिकम वेरी लार्ज, amplitude of vibration become very large, because of that what happen, this will be correct, मींस एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तभी होगा जब सोर्स, हियर द सोर्स इज व्हाट, अर्थ प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन is matched with the natural frequency of home, of a building. So the natural frequency of a building depend upon its property, building property अलग अलग टाइप का, जैसे घर देख, कुछ छोटे घर होते हैं, कुछ बड़े घर बनाए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है ना। और सबसे बड़ा टास्क अगर जो इंजीनियर के निगरानी में बनाना है चाहिए घर, नहीं तो उसको नहीं, वो जैसे तैसे, बट जो है मतलब है मतलब कि इसकी खुद की कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, Yes, sir. एंड दैट डिपेंड अपॉन द सिस्टम, दैट डिपेंड अपॉन सिस्टम। सो वाइब्रेशन पे अल्टीमेटली मैंने क्या कहा, एट रेजोनेंस पे हुआ क्या, सो रेजोनेंस का मतलब हो गया कि when frequency of source match with the natural frequency of the system, then amplitude of vibrating quantity become maximum. Okay, let's try to understand, हाँ। लेट्स सपोज मैं यही RLC सर्किट लेता हूं, तो RLC सर्किट में अभी जैसे मैंने बताया आपको कि जो करंट का एम्पलीट्यूड होगा I नोड, दैट इज इक्वल टू V नोड बाय इंपेडेंस Z। नाउ Z इज इक्वल टू XC, Z स्क्वायर इक्वल टू हम कह सकते हैं R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। Okay, now what is the XC? XC equal to 1 upon omega C, XL is omega L. Now put, तो यहां पे आ जाएगा ये R स्क्वायर प्लस XC is 1 by omega C का ओमेगा C ओमेगा L का होल स्क्वायर। नाउ अगर मैं ओमेगा यहां से L कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा इंटू LC, क्योंकि स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इसको आगे लिखो या इसको आगे लिखो। ये आ गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1 अपॉन, अच्छा एक चीज था नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर हम हमारे पास सिर्फ कैपेसिटर है और इंडक्टर है, तो मैंने बताया था ये जो वाइब्रेट करता है, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर लगा रखा है, तो जब ये यहां पर जो चार्ज का ऑक्सीलेशन होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा एन, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब कुछ भी उसमें ऐसा नहीं लगा होगा सर्किट के अंदर जिसकी वजह से पावर का डेसिपेशन हो रहा हो, LC। सो आई कैन राइट ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन LC, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 अपॉन LC इज ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन ओमेगा।
दैट इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, और जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा एन का स्क्वायर। इसको थोड़ा और सही से लिखते हैं, लेट्स डू वन थिंग, आर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो आर या एल को कॉमन निकाल लो, तो एल अगर कॉमन आ जाएगा देन एल, या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो इसको, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सो दिस इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा एन बाय ओमेगा का होल स्क्वायर, ये आ गया। नाउ यू कैन सी हियर, अगर मैं कहता हूं लेट सपोज हमारे पास ये एलसी सर्किट है, ये आर हो गया और ये हो गया मेरे पास इंडक्टर, ये हो गया कैपेसिटर, और मैंने इसको सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ना अगर मैं कहता हूं इस सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है, मींस आर ऑलमोस्ट जीरो, लेट सपोज आर इज जीरो, लेट सपोज आर इज जीरो, बट कभी भी रियलिटी में जीरो नहीं होगा, बट आर लेट सपोज जीरो मींस देयर इज नो रेजिस्टेंस, only we connect inductor and capacitor with AC source। तो जैसे आर जीरो हो जाएगा देन व्हाट हैपन, आर इज जीरो, तो इंपेडेंस आर जीरो और इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। और अगर मैं कह दूं आर जीरो और ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन हो गया, लेट सपोज, है ना, मींस द सोर्स फ्रीक्वेंसी मैच विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सो व्हाट हैपन, आर जीरो ओमेगा बाय ओमेगा एन बिकम 1, क्योंकि ये दोनों बराबर है, दिस इज 1, सो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 इज 0, so z is become 0, z becomes 0, so if z becomes 0, now what is the I, amplitude of the current, that is become infinity, means what कि for अगर सर्किट में आपका रेजिस्टेंस 0 है और मैं कहता हूं कि ये जो आप सोर्स यहां पे अप्लाई कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी यदि इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जा रहा है, तो इसका मतलब इस सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, इनफाइनाइट होगा। सो दैट इज व्हाट दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। सो एट रेजोनेंस व्हाट हैपन, ओमेगा बिकम, सो अब बट अगर अच्छा एक काम और करते हैं, लेट सपोज ये तो हो गया आई इंफिनिटी हो गया, बट लेट सपोज मैं आर लगाता हूं यहां पर, तो अगर आप आर लगाओगे, अगर आर यहां रेजिस्टेंस लगाओगे, देन व्हाट इज द जेड बिकम आर एट ओमेगा एन इक्वल टू ओमेगा एट रेजोनेंस। सो स्टिल मींस रेजिस्टेंस की वजह से करंट इनफाइनाइट तो नहीं होगा, बट आई नोड बिकम मैक्सिमम, दिस बिकम मैक्सिमम इन द सर्किट। तो रेजिस्टेंस यहां पर जो करंट के फ्लक्चुएशन को क्या कर रहा है, जो मैक्स इसका जो एम्पलीट्यूड है उसके फ्लक्चुएशन को एक्चुअली कम करने को, अगर रेजिस्टेंस नहीं लगाओगे और आपका सोर्स का फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच कर जाएगा, देन यू हैव करंट इज इनफाइनाइट एंड दैट कैन डैमेज योर सर्किट। बट अगर हम लोग रेजिस्टेंस लगा देंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे, और जो कि होता भी है, रेजिस्टेंस लगा भी होता है, सो उस टाइम पर क्या होगा, आपका करंट इनफाइनाइट ना होकर के मैक्सिमम हो जाएगा सर्किट के ऊपर। और रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो जो करंट का एम्पलीट्यूड है सर्किट के अंदर वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो दैट इज द दैट्स व्हाई R is necessary, but you can see the impedance is actually function of your omega n by omega, means is depend upon this ratio, source frequency। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो करंट मैक्स हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस when omega n become omega, correct? Okay, Yes, sir. yes, okay। तो अगर एक चीज देखो, ओमेगा एन इक्वल टू, अगर मैं कहता हूं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन हो गया, देन ओमेगा एन इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर एल सी हो गया।
और ये हमें मिला कब था, अगर आप यहां से देखो तो अगर मैं XC इक्वल टू एक्सएल कर दूं, यानी XC इक्वल टू होता है 1/ओमेगा C, और ये हो गया आपका ओमेगा इंटू एल, देन यू कैन से ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC. तो at resonance XC become equal to XL. At resonance your impedance, oh, sorry, reactance, capacitive reactance become equal to inductive reactance. Okay, what about the phase? Phase क्या हो जाएगा? What about the phase? So phi you can see phi, मैंने बताया था phi equal to tan inverse XC minus XL upon में R होता है. So at resonance phi become equal to what? That is become equal to 0. That is become equal to 0 क्योंकि XC equal to XL हो जाएगा. But current become maximum. Current become maximum. So this is the same thing that we can apply in simple harmonic force damp vibration. Force damp vibration में भी मैंने बताया था कि जब आपका सिस्टम का फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाए? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर. ओके, लेट्स सी सम ग्राफ. यस, सी वही चीज मैंने जो अभी बोला है कि इंपिडेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर? इंपिडेंस इक्वल टू, दिस इज द इंपिडेंस R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, एंड हेयर आई एम प्लॉटिंग द ग्राफ. किसके बीच में ग्राफ बना रहा हूं? Z वर्सेस ओमेगा के बीच में. ओके, और ये ध्यान रखना है, ये जो ग्राफ बनता है वो लॉग स्केल पे बनता है. मींस यहाँ पे लॉग Z लेंगे हम लोग और यहाँ पर लॉग ओमेगा लेंगे. ये ग्राफ लॉग पे बनाने का रीजन ये है क्योंकि ये ज्यादा आपका रेंज कवर करेगा. ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बस इतना समझो ये लॉग में रहेगा ग्राफ बनाते जब भी है. तो यहाँ पे आ गया आपका ये फ्रीक्वेंसी हो गया सोर्स का. दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स. दिस इज द इंपिडेंस Z. ये Z हो गया, Z के लिए Z. और यहां पर X मतलब रिएक्टिव इंडक्टेंस के लिए और सबके लिए. R इज अ रेजिस्टेंस. ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन विद द फ्रीक्वेंसी. तो यू कैन सी जैसे जैसे पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं. तो हमें पता है कि ओमेगा जो रेजिस्टेंस है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट? दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन योर सोर्स फ्रीक्वेंसी. और इसका कुछ भी नहीं होता, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता रेजिस्टेंस. सो यू कैन सी जैसे जैसे आपका ये ओमेगा बढ़ेगा भी, मींस जो आप सोर्स यूज कर रहे हो अगर उसका फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते भी जाते हो तो उसके वजह से रेजिस्टेंस पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला. रेजिस्टेंस वैसा का वैसा ही रहेगा, दैट इज कांस्टेंट. बट व्हाट अबाउट द XC? XC इक्वल टू होता है 1/ओमेगा इंटू C. सी, तो अगर आपका ओमेगा बढ़ा, सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, देन व्हाट अबाउट XC? दैट विल डिक्रीज. सो यू कैन सी एज ओमेगा इज इंक्रीजिंग दिस बिकम, ये डिक्रीज करता जा रहा है, दिस इज डिक्रीज. इन द सेम मैनर व्हाट अबाउट XL? XL इक्वल टू ओमेगा इंटू L होता है. तो अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपका XL बढ़ेगा. But you can see there is a one point where both XC and XL, ये वाला जो ग्राफ है, दोनों ग्राफ है वो एक पॉइंट के ऊपर मैच कर रहा है. तो जहां पर ये दोनों मैच करेगा XC बिकम इक्वल टू XL. जब ये दोनों मैच करेगा जहां पर, तो उस टाइम पर XC बन जाएगा XL के बराबर हो जाएगा. और जब XC इक्वल टू XL हो जाएगा तो उस टाइम पर जो फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा नोड, और यू कैन से ओमेगा n, that is equal to 1/√LC, natural frequency of the system. Means source की frequency, this is become equal to frequency of source. So here what do you get? मैंने जैसे बताया था रेजिस्टेंस, अब जैसे उस टाइम पर आपका रेजोनेंस कंडीशन अकर होगा. मींस जो इंपिडेंस है
इंपिडेंस सर्किट का देख सकते हो, इंपिडेंस जो है, इंपिडेंस जेड, यहां पर इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या हो जा रहा है, मिनिमम, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएगा, एक्सएल बिकम एक्सी, दिस बिकम जीरो। सो एज ओमेगा इंक्रीज, ये वेरिएशन ध्यान रखना है, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा तो पहले जेड घटता है, जेड घटेगा, जेड घटेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट ज्यादा होता है उस टाइम पर, पहले घटेगा और ये फिर मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम कहां पे होगा, एट रेजोनेंस, एंड देन आफ्टर इट इन इंक्रीज, देन इट इंक्रीज। ओके, एनी प्रॉब्लम? यस, No, sir. yes. In the same manner you can think about the variation of current, I इक्वल टू, मैंने अभी बताया आई नोड जो करंट का एम्पलीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू वी नोड बाय जेड। तो यू कैन सी जैसे जैसे आपका पहले पहले आपका जो ये जेड है, पहले जेड है वो घटेगा, मींस इंपिडेंस सर्किट का घटेगा फ्रीक्वेंसी के साथ, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, है ना, वैसे वैसे इंपिडेंस घटेगा एंड देन फिर बढ़ना स्टार्ट कर देगा। बट इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंपिडेंस क्या हो गया, मिनिमम, इंपिडेंस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो जेड की वैल्यू जब बहुत कम होगी तो आई की वैल्यू क्या होगी इस टाइम पर, मैक्सिमम। तो होता क्या है, जैसे जैसे हम लोग ओमेगा मींस इसको बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, सोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, तो करंट पहले तो इंक्रीज करता है सर्किट के अंदर और फिर मैक्सिमम हो जाता है। कहां पर मैक्सिमम होता है, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, एंड देन उसके बाद करंट फिर से घटना स्टार्ट कर देता है। तो हम क्या चाहेंगे कि चाहे तो फ्रीक्वेंसी आपका सर्किट का इस तरफ हो, है ना, चाहे तो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम हो या फिर ज्यादा हो, मींस जो हम सोर्स यहां पे जो हम सोर्स लगा रहे हैं, हम यहां पर जो सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहां पे जो सोर्स लगा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी चाहे तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम हो या ज्यादा हो, क्योंकि अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम है या ज्यादा है तो उस टाइम पर आपका देखो करंट क्या हो रहा है यहां पर सर्किट के अंदर, मैक्सिमम नहीं हो रहा। बट अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका सर्किट, जो आपका गिवन सर्किट है वो खराब हो सकता है, गिवन सर्किट जो है खराब हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर जो सोर्स, हम लोग या हमारे हमारे घर में जो बिजली आती है वो 230 हर्ट्ज की, क्या 230 वोल्ट होता है उसका VRMS, और उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है, 50 हर्ट्ज होता है। बट अगर उसकी फ्रीक्वेंसी आपके गिवन जो आपके घर में वायरिंग वगैरह है उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगा, देन करंट बिकम मैक्सिमम इन द सर्किट, और उस टाइम पर आपका पूरा का पूरा जो वायरिंग सिस्टम है दैट विल बी डैमेज। तो हम हमेशा चाहते हैं चाहे तो आपका सर्किट की फ्रीक्वेंसी इससे कम हो या फिर ज्यादा हो, देन इट्स वर्क, अदरवाइज इट डैमेज। हाँ, बट जो रेजोनेंस कंडीशन अगर हम क्यों करवाना चाहते हैं जैसे ताकि इस कंडीशन के ऊपर अगर इससे मैच कर गया आपका सर्किट उस टाइम पर करंट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम पावर मिलेगा आपको। ओके, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत? सर एक बार एक्सप्लेन करना। मैं ये कह रहा हूं कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अभी मैंने देखा था जो मैक्सिमम करंट है सर्किट के अंदर जो होगा वो वी नोड बाय जेड होगा, वी नोड बाय जेड होगा, एंड दिस जेड is called impedance, and that impedance फर्स्ट जैसे जैसे सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मींस हम जो यहां पे सोर्स लगा रहे हैं अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है तो जेड की वैल्यू घटेगी और मिनिमम हो जाएगी कहां पर, रेजोनेंस कंडीशन पे, मींस जब आपका सोर्स का फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगा। तो जब ये मिनिमम होगा उस टाइम पर ये मैक्सिमम होगा, उस टाइम पर सर्किट में करंट जो होगा आपका मैक्सिमम होगा। तो इसीलिए हम चाहे तो इधर की तरफ रहना चाहते हैं या फिर इधर की तरफ रहना चाहते हैं, चाहे तो हम अपने सोर्स जो यहाँ पे सोर्स अप्लाई करेंगे सर्किट के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी चाहे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए फिर कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके मैच कर जाएगा तो प्रॉब्लम कर जाएगा। ओके, एक और तरीका है, एक और तरीका है कि हम ये ना करें, हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। यदि आप देखो
ये जो z था आपका, z इक्वल टू हमने देखा था z इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कर देंगे, तो आपका इंपिडेंस बढ़ता जाएगा। रेजिस्टेंस के बढ़ाने से इंपिडेंस बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम करंट कम होता जाएगा। मींस व्हाट आई डू, कि यदि मैं आर की वैल्यू बढ़ाऊं, आर की वैल्यू बढ़ाऊं, तो क्या होगा, ये जो मैक्सिमम करंट है वो घटता जाएगा, मैक्सिमम करंट घटता जाएगा। मींस आपका ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, ऐसे करके शिफ्ट होता जाएगा नीचे की तरफ। ये होगा मान लो R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3 रेजिस्टेंस पे। तो R1 जो होगा आपका, R1 जो होगा वो ज्यादा होगा R2 से, ज्यादा होगा R3 से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से हमारा मैक्सिमम करंट कम होता जाएगा। ठीक है, सो हियर रेजिस्टेंस इज हेल्प, हियर रेजिस्टेंस इज हेल्प। बाकी और भी डिटेल है इसका काफी, इतना ज्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है, बस सिर्फ आपको ध्यान रखना है ये जो दो ग्राफ बनाया है कि हाउ Z vary with the source frequency, how current vary with the frequency. Correct? Yes, sir. Yes. Okay. Same thing that. Yeah. Okay. 1 minute. जो आगे सिग्नल में काम होता है, ये ज्यादातर नाम यूज होता है सिग्नल प्रोसेसिंग में, बट चैप्टर हमारे इसमें से हटा दिया है। किसमें से? जो कम्युनिकेशन वाला चैप्टर था वो हटा दिया ना, तो इसीलिए इसका ज्यादा यूज नहीं है। तो बैंड विड्थ नाम का आपने एक आता था पहले, बैंड विड्थ। बैंड विड्थ ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का रेंज है। बैंड विड्थ का मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। यू कैन सी वही चीज है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस हमने क्या बना रखा है, करंट का ग्राफ बना रखा है ना, फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का ग्राफ बन रखा है। तो पहले करंट बढ़ता है और मैक्सिमम हो जाता है, ये हमने देख लिया। व्हाट इज द बैंडविड्थ, व्हाट इज द बैंडविड्थ? बैंडविड्थ का मतलब क्या है आपको पता है? आईआरएमएस क्या होता है? व्हाट इज द आईआरएमएस? आईआरएमएस इक्वल टू वी आई नोड बाय रूट टू, आई नोड बाय रूट टू, और इसी को सॉल्व करोगे तो 0.707 आई नोड मिलेगा। ठीक है, तो यदि आपका करंट सर मैक्सिमम करंट सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी पे मिलता है, हम एसी सर्किट जो यूज कर रहे हैं, ये जो एसी सर्किट हमारा यूज होगा, इसमें जो मैक्सिमम करंट है, इसमें जो मैक्सिमम करंट है वो मुझे एक ही फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा, और वो फ्रीक्वेंसी होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर मिलेगा। जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तभी हमें मैक्सिमम करंट मिल सकता है। बट मान लो उससे यदि नीचे जाए या उससे ऊपर जाए, इस फ्रीक्वेंसी से नीचे जाए या ऊपर जाए, तो हमको हमको एक ही करंट के लिए दो फ्रीक्वेंसी मिलेगा। मींस वी गेट सेम करंट एट टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वी गेट सेम 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 करंट एट टू फ्रीक्वेंसी, एट टू फ्रीक्वेंसी। तो यदि करंट आपका सर्किट के अंदर मान लो आईआरएमएस है, हम चाहते हैं ये करंट है सर्किट के अंदर, इतनी वैल्यू आ रही है करंट की, तो ये वाला जो करंट की वैल्यू है मुझको दो फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा, दो फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा। मींस इससे नीचे जाएंगे तो मेरा सर्किट के अंदर करंट क्या हो जाएगा, इससे भी कम हो जाएगा, और इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर गए तब भी हमारे सर्किट के अंदर करंट जो होगा इससे कम हो जाएगा। तो करंट जो है मुझे चाहिए आईआरएमएस। अगर ये करंट मुझे चाहिए तो मुझे, मैं इसमें जो यहाँ पे जो सोर्स अप्लाई कर सकता हूं उसकी दो फ्रीक्वेंसी हो सकती है, F1 और F2, दो फ्रीक्वेंसी पे हम लोग इस सर्किट को मूव करा सकते हैं। ओके, बट हम ये चाहते क्या है, क्यों चाहते हैं ये करंट, है ना? क्योंकि हमने देखा था एवरेज पावर इज एक्चुअली IRMS VRMS cos फाई। तो यदि मुझे इससे करंट, अगर मान लो अगर इस आपके सर्किट में करंट इस वैल्यू से, इस आईआरएमएस से कम हो गया, प्रॉब्लम यह है कि इससे कम हो गया, तो आपका पावर, एवरेज पावर जो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा या आपको एवरेज पावर जो मिल रहा होगा वो कम मिलेगा। तो हम एक्चुअली में चाहते क्या है कि हमारे पास जो पावर मिले वो
मैक्सिमम मिले एवरेज पावर, और वो तभी मिल पाएगा जब आपका करंट जो होगा सर्किट के अंदर IRMS वैल्यू वाली होगी। ठीक है, यानी यहां पे जो करंट होगा उसकी वैल्यू IRMS होनी चाहिए। तो ये जो करंट है मुझको दो फ्रीक्वेंसी के ऊपर मिलता है। तो जब हमारा सर्किट दो फ्रीक्वेंसी पे मैच करता है, मींस इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में हमारा जो भी सर्किट होगा, यहां पर हम जो सोर्स लगाएंगे उसका फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन किसके बीच में होना चाहिए? इस फ्रीक्वेंसी के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही हमारा सर्किट प्रॉपरली, एक तो हमें प्रॉपरली वर्क कर रहा होगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे तो मैक्स हो जाएगा करंट, बट फिर भी हम चाहते हैं कि इसी रेंज में हमारा सर्किट वर्क करे, क्योंकि अगर इससे कम पे हम लेकर के जाते हैं फ्रीक्वेंसी को तो हमारा एवरेज पावर जो यहां पे मिलेगा वो कम मिलेगा। सो दिस फ्रीक्वेंसी रेंज इज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो सिंपल, अगर क्वेश्चन आया दिमाग में, अगर किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द, पूछ नहीं लिया, पेपर में आ सकता है। सो बैंडविड्थ इज व्हाट? इट इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, यू कैन से bandwidth is a bandwidth is a range of frequency, is a range of frequency in which current fluctuation from RMS to maximum, मीन्स इस फ्रीक्वेंसी के रेंज में जो करंट का वेरिएशन होगा इससे इसके बीच में होगा, IRMS से इसके बीच में होगा। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड बैंडविड्थ। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, एक और टर्म होता है क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, एक टर्म और होता है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर ये सब हटा दिया एक्चुअली, सिलेबस में है नहीं, नीट के सिलेबस में नहीं है आई थिंक। क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता है, आपका सिंपल फॉर्मूला मैं दे देता हूं, मोर डिटेल इसके लिए मैं PDF सेंड कर दूंगा, अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट हो तो पढ़ लेना। 2 पाई XL अपॉन R, ऊपर वाला टर्म जो है वो बताता है कितना एनर्जी सर्किट के अंदर स्टोर होगा, इस सर्किट के अंदर कितना एनर्जी स्टोर हो सकता है, और नीचे वाला टर्म बताया कितना एनर्जी डिसिपेट होगा। सो दैट इज व्हाट क्वालिटी फैक्टर, सिंपल। ओके, सो फॉर एनी डाउट इसमें? कोई डाउट? ध्यान से देखना, ठीक है, ऑब्जर्व करना चाहिए को। लेट्स सपोज दीज 3 आर बिल्डिंग्स। ठीक है, एक छोटा वाला है, एक मीडियम साइज का है, एक बड़े साइज का है। एंड लेट्स सपोज दिस इज द अर्थ हु आर विच वाइब्रेट, जो कि वाइब्रेट कर रहा है। ओके, नाउ दे आर वाइब्रेटिंग, अर्थ इज वाइब्रेटिंग। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी सोर्स का बढ़ाते जा रहे हैं। सी, you can see the amplitude of this building will be increase, the vibration of इसका जो amplitude का हो रहा है, गिरने वाली हो रही है। बढ़ रहा है ना, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है। नाउ सी, इसका एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा हो रहा है, बट इसका एम्पलीट्यूड पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सी, द एम्पलीट्यूड इंक्रीजिंग। नाउ यू सी दिस एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, यू कैन सी फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रहा है। नोट दिस फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज, यानी कि ये जो अर्थ की फ्रीक्वेंसी मींस दिस, ये जो नीचे वाला चीज अगर वाइब्रेट कर रहा, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज हो गया, तो ये वाला जो सिस्टम है इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मींस रेजोनेंस कंडीशन अकर फॉर किसके लिए अकर हो रहा है? इस बड़े बिल्डिंग के लिए हो रहा है। ठीक है, ओके, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो बड़े वाले बिल्डिंग के लिए जो फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हुई कितनी हो गई? 4 हर्ट्ज हो गई, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर
देख सकते हो इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया। ओके, बड़े वाले के लिए, बड़े वाले का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गया 4 हर्ट्ज हो गया। नाउ नाउ नॉट 4 हर्ट्ज नहीं हुआ, 4 हर्ट्ज से और भी ज्यादा होगा। एक मिनट, नो नो, 4 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज। या नाउ सी व्हाट, 4 हर्ट्ज था नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो पहले देखो क्या हुआ कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी, सोर्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ता गया, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा था, वाइब्रेशन का इसका बढ़ता जा रहा था। और मैक्सिमम कहां पे हो गया? 4 हर्ट्ज के ऊपर, 4 हर्ट्ज के ऊपर मैक्सिमम हो गया। एंड देन उसके बाद देख रहे हो इसका एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का, फिर से फ्रीक्वेंसी हम सोर्स का बढ़ाते जा रहे हैं, बट इसका फ्रीक्वेंसी घटता जा रहा है, इसका जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है वो घटता जा रहा है। ओके, नाउ अब ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर रहा है। देखो 6.35 हर्ट्ज, सो दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, है ना, बट इट क्रॉस द 4 हर्ट्ज जो कि इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी था, इसीलिए इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम हो गया, बट इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। अब देखो कुछ देर बाद 6.35 हर्ट्ज। नो, 11.35 हर्ट्ज। ओके, ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, यस, ओके, नाउ समझ में आया क्या हो रहा था? Yes, sir. अच्छा, ओके, नाउ गिव द आंसर जब समझ में आ रहा था। एक पहले मैं एक चीज बता रहा हूं क्या हुआ एक्चुअली में। ओके, सो दिस इज द, लेट सपोज मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, सो दिस इज योर ओमेगा, log omega, so this is the frequency of source, here amplitude of the vibrating system, अगर करंट होगा तो करंट आ जाएगा। सो व्हाट हैपन कि इनिशियली यू कैन सी जैसे जैसे ओमेगा बढ़ रहा था एम्पलीट्यूड बढ़ता गया, एंड देन इट बिकम मैक्सिमम वेयर at natural frequency, at natural frequency omega equal to omega n। नाउ उसके बाद देखोगे फिर से ओमेगा बढ़ा, बट एम्पलीट्यूड घटता गया, एम्पलीट्यूड घटता गया, एम्पलीट्यूड घटता गया। ओके, तो एक के लिए आया 4 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज के ऊपर नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी एक सिस्टम की, दूसरे की उसमें क्या होगा, ओमेगा बढ़ता जा रहा था, एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा था, एम्पलीट्यूड बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, एंड देन घटना स्टार्ट हो गया।
इसके लिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो आई दूसरे वाले सिस्टम के लिए, दिस इज सिस्टम 1, सिस्टम 2, इसके लिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी 11 हर्ट्ज आया, जो भी आया 6.25, हाँ 25 हर्ट्ज है, यस। नाउ यू कैन सी वन थिंग इंटरेस्टिंग कि एक जो है एक सिस्टम जिसमें रेजोनेंस जो है वो कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर अकर हो रहा है, और एक ऐसा वही सिस्टम था जहां पर रेजोनेंस उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे अकर हो रहा है। मींस दोनों दो अलग अलग टाइप के सिस्टम है, दो अलग अलग टाइप के सिस्टम है। तो रेजोनेंस कहां पे अकर होगा? जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगा, एंड दैट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ सिस्टम। नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ सिस्टम, कि किस टाइप का सिस्टम आपका है। तो आपने जो देखा, जो सेकंड सिस्टम है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, क्यों ऐसा था? कि जो 3 ब्लॉक था ना, जो सबसे बड़ा वाला था उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी कम था, फिर उसके बाद छोटा वाला था उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा आया, तो ऐसा क्यों? उसकी हाइट जो थी, जो ब्लॉक्स की थी, हाँ वो हाँ, इस वजह से। यस एग्जैक्टली मींस पहले वाला अगर बिल्डिंग देखोगे तो उसका हाइट काफी ज्यादा था, और फिर दूसरे वाले का देखोगे तो हाइट क्या था? कम था, हाइट कम था। और इससे तीसरे वाले का देखोगे तो हाइट उससे भी कम होगा। तो यानी कि जितना ज्यादा हाइट होगा, मींस ओमेगा डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ओमेगा डिपेंड अपॉन हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मींस दैट डिपेंड अपॉन ओनली ऑन सिस्टम। जैसे कि स्प्रिंग ब्लॉक वाले सिस्टम में दैट इज इक्वल टू रूट ओवर k/m। तो अब बड़ी बिल्डिंग जल्दी गिरेगा अर्थक्वेक आने पे, छोटा वाला? बड़ा वाला। बड़ा वाला बड़ा गिरेगा। वाला गिर जाएगा। हाँ, तो इसीलिए तुम जितने भी देखोगे कि जो बड़े बड़े घर कोठियां होती है ना, कोठियां जो रईस लोग होते हैं, ठीक है ठीक है, वैसे तो जो ऑफ बड़े जैसे कि टीसीएस एसीएस का कुछ कुछ कंपनियां हैं जिनका जो आईटी सेक्टर में होती है, उनका बिल्डिंग काफी बड़ा बड़ा होता है, बट वो ऐसे नहीं बनाया जाता है, वो बहुत अच्छा खासा इंजीनियर दिमाग लगाता है तब बनता है। जो ब्रिज वगैरह भी बनता है वो उसी चीज को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। उसी तरह से जो तुम कोठियां देखोगे, कोठियां जितनी भी बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, या फार्म हाउस वगैरह देखोगे, तो उनमें ज्यादा हाइट नहीं बनाते, क्योंकि जो फार्म हाउस बनता है वो बड़े अकेले, एक अगल बगल कुछ नहीं होता उसमें बनाया जाता है, और उन सबका हाइट कम रखा जाता है, उन सबका हाइट कम रखते हैं हम लोग, ताकि जब ऐसा कुछ हो भी तो कोई खत्म होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली रेजोनेंस, दैट ऑल ड्यू टू रेजोनेंस। सो दिस टॉपिक इज एक्चुअली we cover alternating current and simple harmonic motion. Okay, one more topic are left, हाँ, एक और टॉपिक है सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन, ओके, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके बिना स्टार्ट किए हुए एक्चुअली में हमने सुपर इम्पोजिशन पढ़ लिया है, एक्चुअली हमने खत्म कर दिया, ये टॉपिक खत्म हो चुका है, बट फिर भी मैं एक बार अलग से बता रहा हूं। इसका रीजन है क्योंकि ये चीज समझ में नहीं आएगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रिंग वेव मोशन एंड साउंड वेव मोशन, और जो हम लोग इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे किसके अंदर, वेव ऑप्टिक्स के अंदर। सो दैट इज बिकम वेरी डिफिकल्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल। ओके, सो व्हाट इज द सुपर इम्पोजिशन? ओके, 1 मिनट, जो कि अभी भी हमने देखा था। सुपर इम्पोजिशन का मतलब है कि नाम से ही पता चल रहा है, superimposition means we are imposing something, okay, we are imposing something on the system. So what is the meaning superimposition? Means we are imposing many uh, things on a system, एक सिस्टम के ऊपर बहुत सारा चीज को हम सुपर इम्पोज, आई एम इम्पोजिंग ऑन दैट। तो लेट सपोज फॉर एग्जांपल, यदि मैं इसी वाले केस में ही देखूं, यहां पर ये हमने यहां पर LCR सर्किट में देखा था। सो हियर व्हाट वी डू, एक्चुअली में वी गेट दिस वोल्टेज, हमें ये वोल्टेज मिल रहा है, जो सोर्स का वोल्टेज था V,
दैट इज इक्वल टू, मैंने कहा कि वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन होगा रेजिस्टेंस में, उस तरह से कैपेसिटर में और उस तरह से इंडक्टर में, इन सब का यदि आप सम करते हो, इन सब का सम करते हो, एंड देन ऑल आर द फ्लक्चुएटिंग वन, सभी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आपको क्या मिल जा रहा है? नेट वोल्टेज मिल जा रहा है, नेट वोल्टेज मिल जा रहा है। मींस ये भी फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी है, ये भी फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी है, ये भी फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी है। इन तीनों का यदि सम करते हो, देन यू गेट अ रिजल्टेंट फ्लक्चुएटिंग, रिजल्टेंट समथिंग, रिजल्टेंट, इन तीनों का सम। तो यदि अगर मैं कहूं, यदि यदि हम ये लोग कहें कि एक हमारे पास मान लो कि सिस्टम है, ठीक है, हमारे पास कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है हमारा, मान लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही है, ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही है। तो यहां पर ये जब वाइब्रेट करता है, ये जब वाइब्रेट करता है, तो हमें पता है कि इसका पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज करता है, पोजीशन इसका टाइम के साथ चेंज कर रहा है। ओके, तो हमने जो यहां पर वाइब्रेशन देख रहे हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देख रहे थे, मींस there is a something acting in x direction due to which it's vibrate along x axis, but let's suppose अब y डायरेक्शन में भी हम कुछ ऐसा करते हैं, कि y डायरेक्शन में भी हम कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ फोर्स वगैरह लगा देते हैं या इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, then you can say there is a vibration is also occur in y direction also, है ना, x डायरेक्शन में ये वाइब्रेट करेगा और y डायरेक्शन में भी वाइब्रेट करेगा, means there is a vibration occur in both direction, x direction and y direction। ओके, और भी आप कर सकते हो कि लेट सपोज आई डिस्टर्ब इन दिस डायरेक्शन, ऐसे करके डिस्टर्ब कर दिया, सो दैट आल्सो वाइब्रेट इन दिस डायरेक्शन। तो यदि मुझे इन सभी की वजह से कंबाइंड इफेक्ट देखना है, इन सभी वाइब्रेशन की वजह से कंबाइंड इफेक्ट देखना है, देन इट्स कॉल्ड सुपर imposition, means we are imposing the vibration, we are actually imposing the disturbance on this system, on this system। and if we want to find out net vibration, means रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, लाइक सिंपल फोर्स, जैसा हम लोग फोर्स में देखते थे कि हमारे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर इधर से मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया और इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया और इधर से भी लगा दिया, और मैंने बोला कि बताओ नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो यू कैन कैलकुलेट सिंपल नेट फोर्स बाय एडिंग वेक्टर, यू डू वेक्टर सम हियर, सेम टू सेम हियर, कि here fluctuation will be occur in this direction, fluctuation occur in this direction। now I want to find out net fluctuation। so this मैंने पहले ही बोल दिया था, this fluctuating quantities whatever the here in this direction x is fluctuate with the time, and here in this direction y change with respect to the time। this fluctuating quantity behave like what? It's behave like a vector, so if you combine, अगर इन दोनों को कंबाइन करें, then we get resultant vibration, resultant fluctuation with the time। but again problem ये है, you can't do scalar addition because it behave like a vector, so you have to do vector additions, then you get resultant motion of the block, which is actually due to superimposition of two vibration, superimposition of two fluctuation। okay, any problem? hello, No, sir. Oh, sir. yes, okay, सेम टू सेम आप यहां पे ऐसे कर सकते थे हम लोग, जैसे इस वाले केस में यहां पर हम एक सोर्स यूज कर रहे हैं, यहां पर एक सोर्स यूज कर रहे हैं, वी कैन यूज मोर देन वन सोर्स, okay, and now I want to find out net fluctuation in voltage, so what we have to do, we have to add all things, so such that we get net fluctuation and the voltage, the simple, that is called superimposition principle। so let's suppose we have a fluctuation x1 t, means this is a something, okay, some direction, कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में आपका ये वाइब्रेट कर रहा होगा,
जिसकी वजह से मान लो ये आया, उस तरह से x2t, इस तरह से x3t, और n नंबर ऑफ डायरेक्शन हो सकता है, n नंबर ऑफ डायरेक्शन हो सकता है, n नंबर ऑफ डायरेक्शन हो सकता है, जिसके अलोंग ये चीज क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। अभी मैं सिर्फ 2 डायरेक्शन बता रहा था, बट देयर विल बी n नंबर ऑफ डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन दैट कैन बी वाइब्रेट। तो ये x डायरेक्शन हो गया, ये y डायरेक्शन हो गया, और ये कोई और डायरेक्शन हो गया, कोई और डायरेक्शन हो गया। So there's a n number of direction in which this block can be vibrate. So if we add all these vibration, we get net fluctuation, net motion. It's called net motion or net fluctuation. Okay, net fluctuation. Now क्वेश्चन ये है now it all vary with the time, but how they should be vary, such that we can add. How they should be vary, x कैसे टाइम के साथ चेंज करना चाहिए, y कैसे टाइम के साथ चेंज करना चाहिए. Remember, you can add these things and get a resultant when these quantity x1 and x2 and xn, ये जितने भी quantities है, जो भी fluctuation हो रहा है, that all is a all are harmonic function, harmonic function of time, वेरी इंपॉर्टेंट. मींस x भी साइन और कोसाइन का फंक्शन होना चाहिए, x2 भी साइन और कोसाइन का फंक्शन होना चाहिए, x3 भी साइन और कोसाइन का फंक्शन होना चाहिए, और xn भी, जितने भी चीज फ्लक्चुएट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में फ्लक्चुएट कर रहा है, सब डायरेक्शन में जो फ्लक्चुएशन होना चाहिए वो हार्मोनिक होना चाहिए, साइन और कोसाइन का फंक्शन होना चाहिए. अदरवाइज यू कैन नॉट ऐड. लेट सपोज मैं कहता x1 t जो है वो तुम्हारा सपोज a इंटू e की पावर -5t है, और x2 जो है तुम्हारा वो भी टाइम के साथ चेंज कर रहा है, एंड ये है आपका a1 इनटू में साइन ओमेगा टी है. नाउ कैन यू ऐड दिस थिंग? नो, यू कांट, क्योंकि एक आपका एक्सपोनेंशियल वेरिएशन दिखा रहा है, एक साइनसॉइडल दिखा रहा है. सो दैट कैन बी एडेड व्हेन दे आर द फंक्शन ऑफ, दैट इज अ हार्मोनिक फंक्शन, मींस साइन और कोसाइन का फंक्शन होगा, देन वी कैन ऐड. ओके, यस सर. एंड कैसे ऐड करेंगे? वेक्टर एडिशन. यस सर. वेक्टर एडिशन. एंड you know that हम सभी जानते हैं कि how we can represent the fluctuating quantity by a vector. हमने फेजर डायग्राम देख लिया है. फेजर डायग्राम में मैंने वही किया था, क्या किया था, जो भी फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी था, नीट में आया क्वेश्चन कई बार, फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी था उसको हम लोग वेक्टर डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देते थे. ठीक है, तो बेसिकली हमारे सिलेबस में अब क्वेश्चन क्या है कि सर क्या ये n, आगे देखोगे, ये अभी मैं फ्लक्चुएशन बोल रहा हूं, आगे बोलूंगा ये वेव है, ये भी वेव है, ये भी वेव है, ये भी वेव है, तो n नंबर ऑफ वेव आपस में सुपर इंपोज करें, एक रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगा, सेम टू सेम है. तो यहां पर फ्लक्चुएशन समझो कि ये आपका कई डायरेक्शन में ये जो है आपका वाइब्रेट कर सकता है. बट लेट फॉर सिंप्लीफिकेशन, आई एम जस्ट कंसिडर सिंप्लीफिकेशन. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करते हैं, लेट अज्यूम दैट ब्लॉक only can vibrate in two direction, means we have only x1 t and x2 t, means this block produce vibration only in two direction. One is, let's suppose, along this direction, one is along this direction at an angle, certain angle, मान लो थीटा एंगल के ऊपर ये एक डायरेक्शन है जिसके अलोंग जो है ये वाइब्रेट कर सकता है. सो इस डायरेक्शन में भी हम क्या कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, और इस डायरेक्शन में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं. सो व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस ऑफ दिस ब्लॉक? ओके, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव टू फाइंड आउट. ओके, तो अभी मैं सिर्फ दो क्वांटिटी फ्लक्चुएट कर रहा है उसका सुपर इंपोजिशन कर रहा हूं. फॉर n
फॉर एन वी विल सी इन व्हाट, जब हम ये देखेंगे, क्या देखेंगे, जब हम ये वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स में हम वहां पर इस चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे वेव, कौन सा वेव, स्ट्रिंग वेव पढ़ेंगे और साउंड वेव पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद ऑप्टिक्स का जो वेव ऑप्टिक्स है देन वो पढ़ेंगे। तो ये सारे चैप्टर आपस में कोरिलेटेड है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैंने लेक्चर अपलोड कर रखा है, सो सी दिस थिंग। तो ये सारे चैप्टर आपस में कोरिलेटेड है, और बेसिक सबका एक ही है, जो हमने पढ़ लिया मींस अब हम फास्ट मोड में बढ़ सकते हैं आगे। नाउ मान लो कि जो एक्स इस डायरेक्शन में जो फ्लैक्चुएशन हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है, x1 t इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t, ओके। और x2 t जो दूसरे डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है, लेट सपोज इसे मैंने a टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दिया। मीन्स वी हैव वाइब्रेशन इन टू डायरेक्शन, और जो वाइब्रेशन है यू कैन सी द फ्लैक्चुएशन जो हो रहा है x1 में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और x2 की जो फ्रीक्वेंसी है मैंने सेम माना है, मैंने सेम माना है। डिफरेंट क्या माना है कि दोनों में फेज डिफरेंस है, दोनों में फेज डिफरेंस है। मींस बोथ फ्लैक्चुएशन विल नॉट स्टार्ट एट अ t इक्वल टू 0। ये t इक्वल टू 0 पे 0 होगा, बट ये t इक्वल टू 0 पे 0 नहीं होगा। मींस जो फ्लैक्चुएशन दोनों हो रहा है दोनों डायरेक्शन में वो सेम टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ, अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हो रहा है। ओके, बट आई एम कंसिडरिंग द फ्रीक्वेंसी इज सेम। ओके, बट जब हम बीट पढ़ेंगे, बीट बीट बीट, okay, that time also we superimposed using the superimposition principle to superimpose many sound waves, and वहां पर हम लोग देखेंगे कि जब साउंड जो है सुपर इम्पोज कर रहा है बट डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला, मींस वहां पर ये अलग फ्रीक्वेंसी पे होगा, ये अलग फ्रीक्वेंसी पे होगा, बट अभी फिलहाल हम ये मान के चलेंगे दिस ऑल आर एट सेम फ्रीक्वेंसी। जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा, ठीक है, वो उतना कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं आता। तो ये चीज करते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड, सो xt इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। तो इसको करने का दो तरीका है, एक है एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, और दूसरा है वेक्टर मेथड, वेक्टर मेथड और फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। a टू साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू है उठा करके मैंने इसमें पुट कर दिया और मैं इसको ऐड कर सकता हूं। नाउ यू हैव टू डू mathematical calculation and you can find out xt, but this method is become very long, this method become very long, method become very long, so we don't prefer this method, ये हम यूज नहीं करते हैं। but you can solve, but it is very become difficult। दो के लिए तो ठीक है, यू कैन सी, अगर मुझे दो के लिए करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर दो से ज्यादा हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, पांच हो जाएगा, सात हो जाएगा, आठ हो जाएगा, देन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। देन वहां पर हम लोग फेजर डायग्राम यूज करेंगे। फेजर डायग्राम कहां पे यूज करेंगे, जब दो से ज्यादा फ्लैक्चुएशन को मुझे ऐड करना है। अगर दो फ्लैक्चुएशन को ऐड करना है यू कैन अप्लाई एनालिटिकल मेथड आल्सो, बट दो से ज्यादा को के लिए आपको फेजर डायग्राम के लिए ही जाना पड़ेगा। सो आई एम डिस्कसिंग फेजर डायग्राम। तो अगेन सेम टू सेम है। नाउ हाउ आई कैन रिप्रेजेंट दिस, लाइक इसको मैं ऐसे करके रिप्रेजेंट करूंगा, सी सिंपल। ये हो जाएगा आपका फेजर डायग्राम के लिए। पहले मैंने एक वेक्टर बनाना है x1 के लिए, जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा a1, और ये होगा आपका अलोंग x डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होगा, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगा, इसका लेंथ जो होगा a1 होगा, सेम टू सेम जैसे हमने अभी वोल्टेज के लिए किया था। और दूसरा x2, क्योंकि इनमें फेज डिफरेंस 5 का है, तो दूसरा हो गया आपका x2, ये हो गया आपका x2।
ये हो गया आपका A2। A2 ये फ्लक्चुएशन दिखा रहा है x2 का और ये दिखा रहा है x1 का। इनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? 5 का। नाउ आई हैव टू ऐड, तो ऐड करने के लिए आई हैव टू डू पैरेलल शिफ्ट। वेक्टर सम करना है सिंपल। So, ये वेक्टर सम कर रहे हैं इसका। लेट्स सपोज दिस इज द योर x2 और ये मुझे मिल जाएगा नेट। ये मुझे मिल गया नेट। जो नेट मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो ये होगा ए। तो आपको पता है सब कुछ कैसे करते हैं। दिस एंगल इज आल्सो 5। वेक्टर सम तो करना आता है। देन ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू cos 5 और जो फेज डिफरेंस होगा इस वाले फ्लक्चुएशन x1 और xt में जो फेज डिफरेंस होगा, मान लो ये आपका थीटा है, तो थीटा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन xt एंड x1। देखिए ये तभी मैं कर पाया हूं जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो जो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा उसकी भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगा। बट अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होता तो फिर यहां पे कुछ अलग ही चीज मिलता आपको। तो इसीलिए हम यहां पे अभी बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा देन यू कांट अप्लाई दिस फेजर डायग्राम मेथड। तब उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह का यूज करना पड़ता है या फिर एनालिटिकल मेथड यूज करना पड़ता है, तो वो इसीलिए सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज द थीटा? थीटा बिकम tan theta equal to A2 sin phi upon A1 plus A2 cos phi. So theta become tan inverse A2 sin theta upon A1 plus A2 cos theta. तो रिजल्टेंट जो फ्लक्चुएशन मिलेगा xt, ये आपका हो जाएगा a sin ओमेगा t प्लस थीटा। ये देख सकते हो इनके बीच में फ्लक्चुएशन, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? थीटा का है। और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ये है। सो इन दिस मैनर यू कैन सुपर इम्पोज टू फ्लक्चुएशन। कोई डाउट? नो सर। यस, ओके। अगर 3 हुआ तो? 3 हुआ, तभी तो कह रहा हूं 3 हुआ और फ्रीक्वेंसी अगर सेम हुआ तो कर दो, कोई 3 वेक्टर का सम कर दो। यू नो दैट हाउ टू डू द वेक्टर सम। 3 वेक्टर का सम कर दो। 4 हुआ तो 4 वेक्टर का सम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हुआ तो फिर आप ये वाला मेथड नहीं लगा सकते, तब आपको एनालिटिकल मेथड लगाना पड़ेगा और वो नॉर्मल पेन पेपर से सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। उसके लिए हमें कंप्यूटर का हेल्प लेना पड़ता है या फिर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए, मैथ आना चाहिए अच्छा खासा, ठीक है, तो ही हो पाता है। तो जैसे अभी हम लोग जब हम पढ़ेंगे ना, जब बीट पढ़ेंगे तो बीट में देखेंगे कि ऐसा होता है, बट वहां पर मैं सॉल्व करके बताऊंगा नहीं इक्वेशन कैसे आया, क्योंकि वो हमारा मैथ है, उसको 2 ही तरह से हम, वो इतना मैथ हम नहीं करना है अभी, ठीक है। ये हो गया, ओके। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज एसएचएम में था कि यदि मान लो मेरे पास
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मींस ये ब्लॉक है आपका, ठीक है। नाउ दिस इज द ब्लॉक, और मान लो आपने इसे डिस्टर्ब किया एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी, दो डायरेक्शन में हमने डिस्टर्ब किया। तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टर्बेंस है इसको मैं लिख रहा हूं क्या, ए साइन ओमेगा टी, और वाई डायरेक्शन ओमेगा वन टी, और वाई डायरेक्शन में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको लिख रहा हूं ए, इसको A1 लिखा मैंने, इसे लिखा A2 साइन ओमेगा 2 टी प्लस फाइव। नाउ यदि मैं इस ब्लॉक को दो डायरेक्शन में, मींस दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टर्ब करूं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टर्ब करूं, मे बी जो फ्लक्चुएशन हो रहा है दोनों डायरेक्शन में उसमें फ्रीक्वेंसी सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो और इनके बीच में जो फ्लक्चुएशन, जो फेज डिफरेंस है, मींस दोनों एक साथ फ्लक्चुएशन स्टार्ट नहीं हुआ है, देयर इज अ 5 फेज डिफरेंस। तो व्हाट काइंड ऑफ पाथ, क्वेश्चन आता है ये, द पाथ, व्हाट काइंड ऑफ पाथ। अब ये देख सकते हो सिर्फ ऐसे एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा या सिर्फ वाई डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, कुछ अलग ही टाइप के पाथ में ये मूव करेगा। तो व्हाट काइंड ऑफ path that can be formed by this spring block, okay, a block that is very important। जो कैथोड रे आप देखोगे, कैथोड रे इसी, क्योंकि कैथोड रे में आपने याद करो मैंने बताया था कि वी आर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो और मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, सो बट बोथ आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, so when electric field and magnetic field superimposed in perpendicular direction, that produce a resultant kind of wave, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी फ्लक्चुएट कर रहा है और वाई मैग्नेटिक फील्ड भी अगर फ्लक्चुएट करेगा, सो देन इट प्रोड्यूस समथिंग कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। बट उसका फ्लक्चुएशन को यदि आप देखोगे, वो जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा, वो समथिंग जैसे कि यहां पर आपका ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में होगा वैसा ही कुछ होगा, ठीक है। तो कैथोड, बात आ रही है मेरे समझ में, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में मैंने क्या किया, इसको एक्स डायरेक्शन में भी फ्लक्चुएट कराया, वाई डायरेक्शन में भी फ्लक्चुएट कराया, मींस वी आर क्रिएटिंग फ्लक्चुएशन इन एक्स एंड वाई एज वेल, ठीक है। तो ये कुछ पाथ प्रोड्यूस करेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ पाथ दैट कैन बी प्रोड्यूस, मे बी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करे, है ना, स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करे, मे बी सर्कल प्रोड्यूस कर दे, दैट मे बी प्रोड्यूस सर्कल, मे बी इलिप्स होगा, ठीक है। और कई और कुछ और पाथ हो सकता है, लाइक जिगजैग हो सकता है, कुछ भी पाथ हो सकता है, ठीक है। सेम टू सेम क्या होता है कैथोड रे में होता है। कैथोड रे में हम कैथोड रे को प्रोड्यूस कैसे करते हैं कि वी आर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, बट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सो द रे एक्चुअली जो प्रोड्यूस होता है वो कॉम्बिनेशन, उन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। दैट अगर उसको आप स्क्रीन, जो वहां पर स्क्रीन बना होता है, जो स्क्रीन के ऊपर जाकर के बनता है ना, उस स्क्रीन पे देखोगे, सो यू गेट सच काइंड ऑफ पैटर्न एंड दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक फिगर। ओके, आई एम जस्ट शोइंग दिस थिंग, क्या कहना चाह रहा हूं मैं हियर, कि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास स्प्रिंग ब्लॉक का ही मान लो, ठीक है, ये स्प्रिंग ब्लॉक का ही है। एक्स डायरेक्शन में जो फ्लक्चुएशन हुआ और वाई डायरेक्शन में जो फ्लक्चुएशन हुआ, उन दोनों की यदि फ्रीक्वेंसी बराबर हुई, मींस ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 हो जाएगा, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उस टाइम पर ये जो पाथ प्रोड्यूस कर सकता है, कौन कौन सा पाथ प्रोड्यूस कर सकता है, चाहे तो स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, चाहे इलिप्स प्रोड्यूस कर सकता है इस टाइप का, या चाहे इस टाइप का इलिप्स प्रोड्यूस कर सकता है, चाहे तो सर्कल प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर से लाइन प्रोड्यूस कर सकता है। दिस इज द पॉसिबल पाथ दैट कैन प्रोड्यूस बाय दिस ब्लॉक,
बट अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, मान लो इस एक्स डायरेक्शन में जो फ्रीक्वेंसी है और वाई डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी है, अगर वो डिफरेंट है, या मान लो एक्स डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, वाई डायरेक्शन में 2 ओमेगा है, तो इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, पैराबोलिक, इस टाइप से। ठीक है, उसी तरह से अगर ये ओमेगा है, ये 3 ओमेगा है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। मींस अगर ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उनके बोथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट होगी, सो दिस प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ फिगर, ओके, दिस काइंड ऑफ पैटर्न, दिस पाथ, ये जो पाथ जो प्रोड्यूस करेगा दैट इज द सेम, दिस काइंड ऑफ पाथ। ओके, एनी प्रॉब्लम? No, sir. हाँ, दैट इज ऑल का लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक ऐसे कुछ नाम था। ठीक है, तो दैट इज दैट फिगर, इट्स कॉल्ड दैट फिगर। बट हमारे हमारे काम का ये सब नहीं है, ये सब हमारे काम का नहीं है, ये सब हमारा काम का नहीं है, हमारा सिर्फ ऊपर वाला काम है। मीन्स हमें पढ़ना है कि वी आर गोइंग टू सुपर इम्पोज, वी आर गोइंग टू सुपर इम्पोज द वाइब्रेशन, we are going to superimpose the vibration in perpendicular direction but with same frequency, means omega 1 equal to omega 2, omega 1 equal to omega 2, but the amplitude of the vibration in perpendicular direction may be equal, may not be, you can prove, अभी मैंने आपको बता दिया, वैसे ये आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, may be equal, may not be equal, okay, may be equal, may not be equal, and the path produced by this block it depend upon phase difference, ये जो phi है इनके बीच में उसके ऊपर डिपेंड करेगा। so you can see यहां पर कि यदि फेज डिफरेंस phi अगर जीरो हुआ, phi अगर जीरो हुआ, phi जीरो हुआ, phi जो है आपका, यानी इनके बीच में फेज डिफरेंस जो है यदि जीरो है, फेज डिफरेंस जीरो है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम है, A1 इक्वल टू A2 है, so you get straight line, this will be vibrate along the straight line, ऐसे करके मोशन होगा इसका। ठीक है, बट अगर फेज डिफरेंस पाई का है, कितने का है, पाई का, फेज डिफरेंस पाई का है, फेज डिफरेंस यदि पाई का है और एम्पलीट्यूड सेम है, A1 इक्वल टू A2 है, ठीक है, देन इट विल वाइब्रेट इन दिस डायरेक्शन, रिजल्टेंट मोशन, इसका पाथ जो होगा ये रिजल्टेंट मोशन इधर की तरफ दिखाई पड़ेगा। बट अगर फेज आपका क्या है, यहां पर π/2 है, मींस इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, मींस वाइब्रेशन हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, बट दोनों का फेज जो है, फेज मींस जब x 0 होगा तो y 0 नहीं होगा, जब y 0 होगा तो x 0 नहीं होगा, जब फेज डिफरेंस π/2 है, कितना है, π/2 है, और एम्पलीट्यूड सेम है, A1 इक्वल टू A2 है, A1 इक्वल टू A2 है, A1 इक्वल टू A2 है, और π/2 है आपका फेज डिफरेंस, देन इट प्रोड्यूस सर्कल, देन इट प्रोड्यूस सर्कल, देन इट प्रोड्यूस सर्कल, ये सर्कुलर, ये जो ब्लॉक है वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा यू करके, दैट मूव इन सर्कल। बट वहीं पर यदि A1 इज नॉट इक्वल टू A2, मींस ये जो वाइब्रेशन हो रहा था x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, उसका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, बट फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, और फेज डिफरेंस कितने का है, π/4 का, सो देन इट्स प्रोड्यूस इलिप्स, this kind of ellipse. Also, when phase difference become 3 π/4, then this produce this kind of ellipse. इस टाइप का पाथ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो आपको ये रिजल्ट एक्चुअली याद रखना है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि यदि वाइब्रेशन, मैंने पीडीएफ सेंड किया है आपको, उसमें डेरिवेशन मैंने कर रखा है, ठीक है, उसमें डेरिवेशन कर रखा है। बेसिकली डेरिवेशन से इंपॉर्टेंट है कि ये जो फिगर है, ये जो मैं जो बातें कर रहा हूं कि कब मुझको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कब मुझे इलिप्स मिलेगा और कब मुझे सर्कल मिलेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि क्वेश्चन ये आएगा कि मींस वी आर डिस्टर्बिंग द ब्लॉक इन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ पाथ इज पॉसिबल इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द फ्लक्चुएशन इज 0 डिग्री and amplitude is same also, A1 equal to A2, or so what kind of path that can be produced,
So you have to give the answer, the straight line. Okay, straight line. Any problem? No, sir. Yes.